Hello, friends, how are you? I hope all of you might be doing well. So, as you know, UKPSC has announced a result a couple of days back. आप सभी को पता होगा, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। और सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन सक्सेसफुली। ओके। और जिनका नहीं भी हुआ है, कोई बात नहीं, चांस कभी भी लास्ट नहीं होता है, सेकंड लास्ट होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो एनीवे, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी घर से काफ़ी दूर हूँ किसी इम्पोर्टेंट काम से, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मुझे वक्त मिल नहीं पाया, बट मैं सिलेक्ट कर ही रहा था कुछ डेटा या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे लेके मैं ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। तो फाइनली मुझे टाइम मिला और मैं एक वीडियो, जब आप लोगों ने कहा तो इसको लेके मैंने फिर से एक वीडियो बनाने की सोची कि इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के काम आए। ओके। तो विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स बिगिन। पहला सवाल ये होगा कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड। दूसरा, डेट ऑफ इंटरव्यू, कट ऑफ, डिस्क्रिपेंसी, डिपार्टमेंटल प्रिपरेशन, नॉट सिलेक्टेड, व्हाट टू डू, इंटरव्यू गाइडेंस। इन सारे 7 चीज़ों में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जो चीज़ें आप जानते होंगे उसमें मैं बहुत कम टाइम लूँगा आपका। सबसे पहले, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड, तो आपने देख ही लिया होगा रिजल्ट, बताने की ज़रूरत नहीं, 2-3 दिन हो चुके हैं। इसमें लगभग सिविल में 450 लोगों को लिया है, तो आप ये लेके चलिए 3 टाइम लोगों को इंटरव्यू में बुलाया, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है। दूसरा सवाल ये हो सकता है आपका कि कुछ जगह जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वहाँ पे 6 टाइम लोगों को बुलाया है। तो आपको लग रहा हो कि ऐसा यूकेपीएससी क्यों कर रहा है, कहीं पे 3 टाइम बुला रहा है, कहीं पे 6 टाइम बुला रहा है। तो ये यूकेपीएससी की जो नियमावली है, अगर आप को जानकारी हो उस बारे में, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम होती हैं, 20 से कम या 10 से कम, तो ये जो 3 टाइम वाला क्राइटेरिया से बढ़ा दिया जाता है। माना अगर 20 से कम सीटें होंगी तो वो 5 टाइम बुलाते हैं, और कम सीटें होती है वो जो 6 टाइम बुलाते हैं, ऐसा कुछ उनके रोस्टर में लिखा है। तो उसी हिसाब से इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है। तो पहला सवाल का आपका जवाब मिल गया होगा। हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड, ये आप देख भी सकते हैं, मेंशन कर रखा है यहाँ पर, कोई नई बात नहीं। कितने लोगों को यहाँ दिखा, 25 है, यहाँ पे 10 है। तो नेक्स्ट सवाल आपका है डेट ऑफ इंटरव्यू। ये भी आपको पता होगी, सब कुछ लिखा है यहाँ पर, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये देखिए आप, डॉक्यूमेंट अभी लिख, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 7 नवंबर से आपका प्रस्तावित है। और आपका जो इंटरव्यू की डेट जो यहाँ पे बता रहे हैं, ये माह दिसंबर, ठीक है। तो यानी कि नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दिसंबर में आपकी इंटरव्यू स्टार्ट होने की संभावना है। बट मुझे लगता नहीं कितनी जल्दी कर पाएगा लोक सेवा आयोग, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं उन्हें, और वैसे भी चुनाव का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो आई होप कि ये टाइम से हो जाए, मैं यही आशा करूँगा। बट दिसंबर काफ़ी नज़दीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है। हो सकता है दिसंबर के एंड तक ये इंटरव्यू शुरू कर दें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब सब आप ये पूछना चाह रहे होंगे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी ये जानना चाह रहे होंगे, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी ये जानना चाह रहे होंगे कि कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अब हमें देखना होगा कि जो हमने कट ऑफ सोचा था, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, आप लोग भी अपनी राय दे रहे थे, मैं केवल अपनी ही राय नहीं रख रहा था, ठीक है। तो हम इस बार ये भी देखने में हमें दिलचस्पी रहेगी कि कितना कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। बच्चों के कुछ नंबर मेरे पास आए हैं, किसी किसी के बहुत अच्छे नंबर्स हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जा सकता। माना किसी के 750 या 740 या 730 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है लोगों का, लेकिन उससे कोई कट ऑफ का पता नहीं लगता, क्योंकि कट ऑफ का मतलब है मिनिमम कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से वही काम करूंगा, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से उल्टा सीधा कट ऑफ नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। हम इसके लिए फिर से पोलिंग करेंगे। तो मेरी सारे ही बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो अपने मार्क्स जरूर बता, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हुआ है तो मार्क्स, आप अपने सही मार्क्स बताने पे, जो आपने कैलकुलेट किए होंगे अपने पेपर के हिसाब से, सही मार्क्स बताने में किसी भी बात का कोई संकोच नहीं है, किसी भी बात का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अपने मार्क्स बताने चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने सिविल वाले हों चाहे मैकेनिकल वाले और ब्रांच वाले भी लिख सकते हैं, जितने भी डेटा मिलेगा उसमें हम अपना काम कर सकते हैं, कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, विद कैटेगरी, मेल हो फीमेल हो या आप कोई और कैटेगरी में हो, आप सारी विद कंप्लीट कैटेगरी में अपने मार्क्स बताइए, और ये भी बताइए कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है आप वैसे ही मार्क्स बताते हैं, सिलेक्शन के बारे में ना बताएं, तो उससे एक तरह से थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये भी बताएं कि मेरे इतने मार्क्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्क्रिपेंसी सॉल्यूशन। डिस्क्रिपेंसी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे कैंडिडेट भी सामने आते हैं रिजल्ट होने के बाद जो ये कहते हैं कि मेरा फ्रेंड भी जनरल कैटेगरी में था और मैं भी जनरल कैटेगरी में था, मेरे 780 नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे फ्रेंड के 750 नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा हमेशा ऐसे केसेस होते हैं लोक सेवा आयोग में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कहते हैं। तो पहले तो अपने मार्क्स बहुत ढंग से लगा लें आप। हो सकता है आपने जो पेपर में मार्क्स कैलकुलेट किए उसमें से आप थोड़ा सा क्या है कुछ गलती कर रहे हैं कुछ सवालों में, तो पहले आप ढंग से मार्क्स लगा लें कि क्या जो आपकी कैलकुलेशन है अपने मार्क्स की उतनी है नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सेम कैटेगरी में आपसे कम नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली यू शुड कॉन्टेक्ट टू यूकेपीएससी। बट हाउ टू कॉन्टेक्ट, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लोक सेवा आयोग ने अपने नंबर दिए गए होते हैं, उनके वेबसाइट में नंबर हैं, और मुझे लग रहा है इसमें भी यहाँ भी कहीं उन्होंने नंबर कुछ दे रखा है अपना। अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे, मैं पूरा अंदर नहीं जाना चाह रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो लोक सेवा आयोग का नंबर आपको आराम से मिलेगा। जब आप वहाँ पे कॉल करेंगे तो आप बताना कि मैंने ए की परीक्षा दी, तो वो आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी सॉरी तो वो लोग आपका नंबर ऑलरेडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं लोक सेवा आयोग वाले। वहाँ आप अपनी पूरी क्वेरी रेज कर सकते हैं कि भाई मेरे नंबर इतने इतने थे, इस मुझसे कम वाले नंबर वाले का सिलेक्शन हो रखा है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपका इश्यू है, तो डेफिनेटली वो आपको एक तरह से गाइड करते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, ठीक है। बट इस तरह के सॉल्यूशन मैं आपको पहले बताऊं तो बहुत कम होता है कि मतलब रिजल्ट रिवाइज हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो रिजल्ट रिवाइज करना होता है लोक सेवा आयोग को, और आपको पता है लोक सेवा आयोग रिजल्ट रिवाइज कर दे तो पैसा बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए जो भी आप कर सकें, ओके। नेक्स्ट आपका सवाल होगा डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस। कुछ लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस का भी लोक सेवा आयोग ने अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन दी है, नोटिफिकेशन दिया है। तो आपका ये सवाल रहेगा कि डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस कैसे हैं। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सब पता ही रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मुझे लेना है, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। देखो हर डिपार्टमेंट की अपनी कमियां भी हैं और हर डिपार्टमेंट की अपनी खूबियां भी हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइफ के पैरामीटर्स कैसे हैं, किन किन चीज़ों को आप किस किन चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीडब्ल्यूडी की। ये ऐसा डिपार्टमेंट जनरली सबसे पहले लोग इसे ही लेते हैं, लेकिन मैंने आपको उसके दोनों पहलू बताऊंगा क्योंकि मेरी फैमिली से ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी में एक अधिकारी हैं, ठीक है। मेरे खास मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा उनके बारे में, ठीक है। और मैं बचपन से ही मतलब उनके टच में रहा हूँ, तो मुझे पीडब्ल्यूडी के बारे में ठीक ठाक पता है अच्छी तरीके से कि ये नौकरी कैसी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी देखो मनी अर्निंग के मामले में तो सबसे टॉप में चलता है, लगभग जितने भी आपके उत्तराखंड में डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, चाहे उत्तराखंड हो चाहे बाकी स्टेट्स में भी, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी ये मनी अर्निंग है जो अदर देन सैलरी वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि आपको पता है ये गवर्नमेंट काफ़ी टाइट है, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ अच्छी खासी अर्निंग है, ठीक है। भले मुझे कहना नहीं चाहिए ऑनलाइन, बट फिर भी आपको गाइडेंस के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ ठीक ठाक अर्निंग है। अगर आपको पीडब्ल्यूडी में जाना है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग से हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये तो इन टर्म्स ऑफ मनी तो पीडब्ल्यूडी ठीक है। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इसके जो इसके शॉर्ट कमिंग्स है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत हेडेकफुल डिपार्टमेंट है। अगर आपकी हेड ऑफिस में पोस्टिंग हो जाती है, या आपकी क्या है जो कमिश्नरी, जैसे आपका पौड़ी पौड़ी कमिश्नरी हो गया और अपनी नैनीताल कमिश्नरी हो गया, इसमें जो आपके चीफ इंजीनियर में के ऑफिस में अगर आप अटैच हो जाते हो तो यहाँ पे तो ज़्यादा हेडक नहीं है, ऑफिशियल हेडक होता है। बाकी आप साइट पे अगर किसी डिवीजन पे आपको असाइन कर दिया जाता है तो पीडब्ल्यूडी इज़ ए वेरी हेडकफुल डिपार्टमेंट इन उत्तराखंड, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा आपका। अब आप कहेंगे ए में कोई प्रेशर नहीं होता सर, एग्जीक्यूटिव में प्रेशर होता है, जेई में प्रेशर होता है, ठीक है। एई का जो प्रेशर है जेई और एग्जीक्यूटिव से कम होता है, बट इसमें और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको दे दी जाती है। माना आपको लोक सूचना अधिकारी बना दिया जाएगा, या आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस का एक अधिकारी बना दिया जाएगा कि सारी फाइल या फॉरेस्ट से क्लियर करा के लाएं। इस तरह के काफ़ी हेडेकफुल काम पीडब्ल्यूडी में होते हैं, और आपको कभी भी जाना पड़ सकता है साइट पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एई आराम से रहेगा बैठा हुआ, ठीक है। आजकल लोड सारे अधिकारियों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इट्स अ हेडकफुल डिपार्टमेंट और मनी, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको हेडक चाहिए पैसा चाहिए, ठीक है, ये आपका अपना डिसीजन है। दूसरा डिपार्टमेंट मैं बात करूंगा इरिगेशन। इसकी भी मैं आपको दोनों चीज़ें बताना चाहूँगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट बहुत पुराना डिपार्टमेंट है। पहले इस डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट वाले डैम बनाया करते थे और इरिगेशन भी किया करते थे, लेकिन 1990 के बाद एक जल विद्युत निगम एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, और डैम बनाने का सारा काम जल विद्युत निगम को ऑलमोस्ट जा चुका है, और इरिगेशन आपका सिंचाई का ही काम करती है, ठीक है। छोटे मोटे डैम बनाती है तो मैं कह नहीं सकता,
इस डिपार्टमेंट की खासियत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, सैलरी तो आपकी सब जगह बराबर ही है, आप समझ गए होगा मैं किस मनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, बट इट्स अ वेरी पीसफुल डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। इरिगेशन में आपने देखा भी होगा, आपको ऑफिस भी बहुत कम देखने को मिलेंगे अगर आप रास्ते में इधर उधर जा रहे होंगे या जहाँ भी आप रहते होंगे। वजह क्या है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इरिगेशन बहुत कम, ना के बराबर होती है। जो मैदानी इलाके हैं जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार हो गया, आपका देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, ये प्लेन इलाके हैं, यहाँ पे इरिगेशन के ज़्यादातर डिवीजन आपको देखने के मिलेंगे। और आपके जो गढ़वाल में डिवीजन इरिगेशन के कम ही होते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ायदा तो ये है, आपकी प्लेन्स में पोस्टिंग होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ज़्यादा डिवीज़न आपके प्लेन्स एरिया में है, हिल एरिया में काफ़ी कम डिवीज़न है। और दूसरा, इसका कोई बहुत ज़्यादा सरदर्द नहीं है, सैलरी आपको मिलनी है और आप आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माइनर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन ही इसका ही छोटा रूप है। इरिगेशन थोड़ा बड़ा डिपार्टमेंट हो जाता है और माइनर इरिगेशन थोड़ा छोटा डिपार्टमेंट हो जाता है। इसमें लोड इससे भी कम है, इरिगेशन से भी, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन आप इरिगेशन जैसी मान लो, बट इन दोनों में अगर आपको एक लेना हो तो इरिगेशन की थोड़ा ठीक ठाक रेपुटेशन है, ये ले आप। उसके बाद RWD, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, ग्रामीण निर्माण विभाग, पहले से ग्रामीण अभियंत्रण सर्विसेज, RES कहा जाता रहा, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, सॉरी रूरल इंजीनियरिंग सर्विस हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज होकर RWD कर दिया गया, ठीक है। RWD डिपार्टमेंट के अगर मैं बारे में कहूँ तो इसका जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है काफ़ी रूरल एरिया में होता है, यानी कि जो आपका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है वहाँ से आपकी रोड कटेगी रूरल के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हेडकफुल आपको इस तरह से हो सकता है कि आपको आपकी पोस्टिंग ना भी हो तो आपकी साइट काफ़ी रूरल विभागों में होगी, रूरल डिपार्टमेंट्स में होगी, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत हो सकती है। बाकी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बहुत कम है, RWD में थोड़ा बहुत तो होगा, बट PWD की कंपैरिजन में देखा जाए तो RWD में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर आपका कम होता है। PWD में तो आपको DM SDM के फ़ोन आते रहेंगे और आपकी हालत ख़राब रहेगी, ठीक है। लेकिन RWD में थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में कम आपको मिलेगा, तो ये भी ठीक ठाक डिपार्टमेंट है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी ये ठीक ठाक है। एक आवास विभाग भी है, मुझे लग रहा है, देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं कि इस बार है या नहीं है ये विभाग डिपार्टमेंट। आवास विकास भी आपका बहुत अच्छा विभाग है हर तरह से, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी चाहे इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस की बात मैं करूँ। इसमें जनरली बिल्डिंग्स का ज़्यादा काम होता है, तो जो लोग बिल्डिंग बनाने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह RCC वगैरह में, तो उनके लिए भी डिपार्टमेंट अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से आपको सारे विभागों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बता दिए। और जो इसमें प्रेफरेंस चलता है, जो लोग जनरली प्रेफर करते हैं, सबसे पहले PWD लेते हैं। जो सबसे बड़ा क्राउड है वो सबसे पहले PWD लेना पसंद करता है, फिर इरिगेशन लेना पसंद करता है, फिर RWD चलता है, और आवास विकास भी कुछ लोग सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी नया नया ही बना है, बहुत पुराना विभाग नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपका माइनर इरिगेशन चलता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपका होगा नॉट सिलेक्टेड व्हाट टू डू, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो बहुत स्ट्रेस में होंगे कि क्या करना है कैसा नहीं करना है, तो कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। सिविल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप अपने लेवल पे करना चाहें, प्राइवेट सेक्टर में करना चाहें, तो बिल्कुल भी आपको हताश नहीं होना है, ठीक है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है इस टाइम इंडिया में, ठीक है। और सिलेक्शन ना होना कोई बड़ी बात नहीं, आप कितना भी पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कोई नई बात नहीं है, ओके। आपको बहुत जगह ऐसा मिल जाएगा, तो आप ही इसको बिल्कुल ही मायूस ना हो, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। वहाँ लोग लाखों में हैं, ठीक है। जो सैलरी आपकी यहाँ पर क्या है 5 साल बाद होगी सरकारी विभाग में, वो आप 2 या 3 साल में अपनी अच्छी काबिलियत के दम पे वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी से भारत भरा पड़ा है, आपको थोड़ा सा बस अपने आसपास इधर उधर देखने की ज़रूरत है। एक अपने कुएं से बाहर निकलिए आप, जो आपने एक सपना पाल रखा है कि इसके अलावा दुनिया है ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस का वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, मैं एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा इंटरव्यू गाइडेंस की, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पहले काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उन उन क्वेश्चंस को उसमें रखने की कोशिश करूंगा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पहले पूछे गए, मतलब जो भी मेरा फ्रेंड सर्किल है या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो विभागों में काम कर रहे हैं, तो जितना हो सकता है मैं उन सवालों को पहले कलेक्ट करूंगा
और फिर कलेक्ट करके जो मुझे भी आसपास जानकारी है क्या क्या पूछा जाता है जनरली, ठीक है, उस पर एक पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड सवाल भी मैं रखने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या जानना बहुत जरूरी है, जिनके एक्सपेक्टेड जो सवाल एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इंटरव्यू में। आप समझ गए होंगे कि इंटरव्यू में क्या है, आपके 2-3 नंबर भी आपको क्या है सेलेक्ट भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हो, तो इंटरव्यू का बिल्कुल राइटली मत लीजिए। ओके, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही बहुत वीडियो बनाता रहूँगा और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चला जाऊँगा। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।